Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, this is the fourth video of the exam series in which today we are going to talk about elements of plot. This is question number 3B in your paper. एंड आई होप कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझा होगा. द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, द समरी एंड द पोइटिक एक्सट्रैक्ट, ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. आपने आई होप कि वो वीडियोस देखी होंगी और उनसे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल किया होगा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप टॉप राइट कॉर्नर से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. वहाँ जाके उन सारी वीडियोज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की अगर बात की जाए तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी. उसके दो रीज़न्स हैं. एक तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्टेंट है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है. सेकेंडली, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए वो आपके कोर्स में मोर और लेस पहले से मौजूद थे. लाइक 9th-10th में आप लोग कॉम्प्रीहेंशन करके आए हैं और 9th-10th में आप लोग समरी करके आए हैं. 9th-10th में आप लोग जो है वो पोइटिक एक्सट्रैक्ट करके आए हैं. इनफैक्ट 9 से पहले भी आप ग्रेड 4 से ही आप 3-4 से आप लोग कॉम्प्रीहेंशन करते आ रहे हैं. लेकिन एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट आपके पेपर का हिस्सा बनता है फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जाके. तो इस हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा. तो एज ए टीचर मेरी पूरी कोशिश रहेगी एक तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आए. और आई रिसीव्ड सम ऑफ द मैसेजेस कि ये क्वेश्चन उनको बड़ा तंग करता है पेपर में, क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन उनके लिए. तो मैं कोशिश करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें भी और इन स्लाइड्स को आप बहुत अच्छे से एंजॉय भी करें. आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में. एक नया क्वेश्चन है. आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो. तो वीडियो क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होने जा रही है, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. Students, have a look on the table of content. I have divided the video in 6 parts, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लॉट बेसिकली होता क्या है और उसकी किसी भी नैरेटिव वर्क में, किसी भी लिटरेरी वर्क में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. सेकेंड नंबर पे हम फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स का होता है, कितने आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से कितने पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, और उसके मार्क्स को भी जानने की कोशिश करेंगे. देन फ्रीटैग्स पायरामिड, बेसिकली जर्मन राइटर हैं गस्टव फ्रीटैग, उनका एक पायरामिड है जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट को डिटेल में डिस्कस किया है और उसको फ्रेम किया उसमें. तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और हमारे पेपर का एक इंटेग्रल पार्ट है ये. देन कॉम्पोजिशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम इस क्वेश्चन को पेपर में किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं. एक जनरल से आपको मैं आइडिया दूंगा कि कोई भी टॉपिक या किसी भी हवाले से अगर ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसका मिडिल पार्ट आप लिखेंगे, उसकी एंडिंग कैसे करेंगे, और ताकि आपको उस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्कोर आपको इसमें मिले. देन मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, जो कि इस पूरे लेक्चर की जान होगा. और अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट अच्छे से समझ आ गया तो आप इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे. तो ये थोड़ी सा यहाँ पे डिटेल पोर्शन आपकी वीडियो में रहेगा. देन आपके जो क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा कम्युनिटी वॉल पे, जहाँ पे मैंने कहा था कि हर वीडियो को अपलोड करने से पहले, हर वीडियो को बनाने से पहले इनफैक्ट मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि उस टॉपिक को लेके आपके क्या कंसर्न्स हैं और आपको कौन सी चीज़ें नहीं समझ आ रही, ताकि वही चीज़ें मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँ. तो आपके बहुत अच्छे कॉमेंट्स आए, बहुत सारे कंसर्न्स आपके हैं जो आपके साथ में एंड पे डिस्कस करूँगा. आपके क्वेश्चन होंगे और उन्हीं के मैं इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करूँगा. सो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन. इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्लॉट. Students, if we talk about the definition of plot, according to the slide in literature, the plot refers to the carefully structured sequence of events that make up the narrative. It includes the introduction of characters and setting, that is exposition, the build-up of the tension or conflict, that is the rising action, the peak or turning point of the story, that is climax, the aftermath of the climax, that is falling action, and the conclusion resolution. Now, if you see the first line, it says in literature the plot refers to the carefully structured sequence of events. तो plot basically क्या है कि जो आपकी स्टोरी के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी स्टोरी में सीन्स आते हैं, ये एक्ट्स आते हैं, उनको जब बड़ी एहतियात के साथ, एक तरतीब के साथ, एक उसको स्ट्रक्चर, एक पैटर्न में उसको ढाला जाता है, उसको एक तरतीब के साथ उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो दैट इज़ योर प्लॉट. अब यहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सेकंड पैराग्राफ भी आपको मैं पढ़ के समझाऊंगा कि स्टोरी में और प्लॉट में फ़र्क है. क्या फ़र्क है? एक दफ़ा पैराग्राफ पढ़ते हैं. द स्टोरी ऑन द अदर हैंड इज़ द रॉ कंटेंट, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, in mystery novel, the story might be a man was found dead, a detective investigated, and the killer was caught. The plot, however, would reveal
the event in a deliberate sequence, starting with the murder scene, introducing clues and aspects leading to red herring, and finally culminating in the detective solving the case. While the story is simple outline of events, the plot carefully arranges these events to create suspense, टेंशन एंड रेजोल्यूशन. अब मैं आपको समझाता हूँ. बेसिकली जो स्टोरी है वो रॉ मटेरियल है, जबकि जो प्लॉट है वो उसकी रिफाइंड फॉर्म है. अब क्या मतलब रिफाइंड फॉर्म और क्या मतलब रॉ मटेरियल? यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि स्टोरी कैसी हो सकती है कि एक शख्स जो है वो मुर्दा पाया गया, डिटेक्टिव ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और जो किलर था जिसने उस शख्स को मारा था उसको पकड़ लिया गया. दिस इज़ अ स्टोरी. एक जनरल आपको एक आउटलाइन से बता दी है कि व्हाट दिस होल फिल्म और व्हाट दिस होल नॉवल और ड्रामा इज़ ऑल अबाउट. ठीक है. अब प्लॉट में क्या होता है कि हर एक इवेंट को केयरफुली अरेंज किया जाता है, बड़ी तरतीब के साथ अरेंज किया जाता है. पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा और एंड पे ये होगा. ठीक है. जब उसको एक तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो दैट वुड बी योर प्लॉट. अब प्लॉट के एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स को यूज़ करके उसको तरतीब दिया जाएगा. ये बात बार बार आ रही है कि केयरफुली अरेंज्ड या स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तो वो कौन से इवेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है, ये इसके एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे. ठीक है. आने वाली जो स्लाइड्स होंगी जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट को डिस्कस करेंगे, उसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इससे मुराद था कि कैसे प्लॉट को अरेंज किया जाता है, कैसे उसको सीक्वेंस में लाया जाता है. बहुत अच्छी एग्जांपल एंड पे लिखी है, ये अक्सर आपने जगह पे देखी होगी, पढ़ी होगी. इस तरीके से इसको बताया जाता है, डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ प्लॉट. उसको पढ़ लेते हैं. एज E.M. Foster famously said, द किंग डाइड and then the queen died. This is a story. But if I say the king died and then the queen died of grief is a plot. अब पहली एग्जांपल में जो कि स्टोरी की एग्जांपल थी कि बादशाह मरा और कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी मर गई, ये कहानी है. लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि बादशाह मर गया और कुछ अरसे के बाद उसकी जो बीवी थी, जो मलका थी, वो उसके गम में मर गई, तो ये प्लॉट है. अब प्लॉट में भी दो इवेंट्स थे, स्टोरी में भी दो इवेंट्स थे, लेकिन प्लॉट में दोनों इवेंट्स के दरमियान में एक कनेक्शन था. ठीक है. जो क्वीन मरी, उस क्वीन के मरने की क्या वजह थी? ग्रीफ, गम, अपने महबूब के गम में मरी, या अपना जो किंग था उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी, तो उसकी मोहब्बत में कुछ अरसे के बाद वो मर गई. तो क्योंकि इसमें एक कनेक्शन पाया जा रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्लॉट. यही चीज़ बयान की गई कि स्टोरी एक जनरलाइज किस्म का एक आइडिया होता है और इसीलिए उसको रॉ मटेरियल भी कहा गया. अब इसी बात को अब दोबारा से उस स्टोरी पे फिक्स करें जो पहले स्टोरी थी कि एक शख्स मुर्दा पाया गया, डिटेक्टिव ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और जो भी था उसको पकड़ लिया गया. लेकिन प्लॉट में क्या कहा जाएगा कि जितने भी इवेंट्स थे वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड होंगे. एक शख्स मुर्दा पाया गया तो उसके बाद डिटेक्टिव ने क्लूज़ को फाइंड आउट किया, डिटेक्टिव ने उसके जितने भी जो केस था उसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इवेंट्स. ठीक है. अब उस इवेंट के बाद जब एंड पे उसको जो है वो किसी एक पे शक हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्लूज़, तो उसको उसने कह दिया कि ये किलर है और उसको पकड़ लिया गया. कि तो इसके हर एक इवेंट जो है वो पिछले इवेंट से और अगले इवेंट से जुड़ा हुआ है. ठीक है. आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी. यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जितना अच्छा हमें प्लॉट के बारे में पता होगा तो उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हुए मज़ा भी आएगा और हमें अच्छे से उसकी समझ भी आएगी. स्टूडेंट्स, आपने बहुत ड्रामे देखे होंगे, आपने बहुत मूवीज़ देखी होंगी और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप मूवी में इतने खुब जाते हैं, इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको आसपास की खबर नहीं होती. और जो हीरो होता है आपकी स्टोरी का, जब उसको कोई नुकसान पहुँचता है या वो अगर किसी स्टोरी में मर जाता है तो आप उसमें इतने इमोशनल हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा आप रोना शुरू कर देते हैं. यू माइट रिमेंबर द ड्रामा मेरे पास तुम हो. मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड में जब जो हीरो था, जो प्रोटैगनिस्ट था, जब उसकी डेथ हुई तो बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रोए होंगे उसको देख के. मैंने वैसे वो ड्रामा नहीं देखा. तो वो क्यों रोए, उसके पीछे रीज़न क्या थी कि राइटर ने वो जितने भी इवेंट्स थे उन इवेंट्स को इतना केयरफुली अरेंज किया था कि उनका इतना अच्छा कनेक्शन बनाया था कि आपका एज अ रीडर या एज अ व्यूअर, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप उसके एक व्यूअर हैं, आप एज अ व्यूअर आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन गया उसके साथ. उसकी वजह से आपने उस चीज़ को फील किया और आप उसके लिए रोना शुरू हो गए. इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक स्टोरी स्टार्ट होती है, एक मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के पहले ही सीन में तेज़ी से एक गाड़ी आती है और सामने एक शख्स सड़क क्रॉस कर रहा होता है और उसको गाड़ी आके टक्कर मार जाती है और वो शख्स ज़ख्मी हो जाता है या मर जाता है, तो आप पे कोई इतना ख़ास असर नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा रोएंगे नहीं उसके लिए, क्योंकि अभी आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप ही नहीं हुआ.
अभी तो आपको पता ही नहीं है वो शख्स कौन है, अभी तो उसकी कैरेक्टराइज़ेशन या सेटिंग आपको बताई ही नहीं गई। आपको तो पहले इवेंट में ही बंदे को मार दिया गया, तो आपको उसके साथ जो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाया। लेकिन जो लोग सीज़न शुरू से देख रहे होते हैं या मेरे पास तुम हो की पहली किस्त से वो एंड तक देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये दिस इज़ द हीरो, और इवेंट्स के साथ और मुख्तलिफ एक्शंस के साथ राइटर ने इंटेंशनली आपके साथ एक इमोशनल जो कनेक्शन है आपका और उस हीरो का आपस में इमोशनल कनेक्शन बनाया है। उस कनेक्शन को बनाने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, जो इवेंट्स थे उनको आपस में स्ट्रक्चर करना। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर कोई एक ऐसी मूवी है, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी स्टोरी ऐसी है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है और वो बनना चाहता है, कोई भी एक रैंक लेना चाहता है, वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है या वो सीएसएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, वो बड़ी हिम्मत करते हैं, बड़ी कोशिश करता है, रातों को दिए जला के वो पढ़ रहे हैं। अब यू फील फॉर दैट पर्सन, दैट द इंटेग्रल पर्सन जो आपका हीरो है, जो आपका प्रोटैगनिस्ट है। अब उसके लिए आपको भी होता है कि ये इसके पेपर होने जा रहा है तो ये पेपर पास कर ले, ठीक है। अब वो पेपर दे रहे हैं, एक दफ़ा फ़ेल हुआ, दूसरी मरतबा फ़ेल हुआ, एक मरतबा कोई भी घर में इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से इस बार उसकी बड़ी अच्छी तैयारी थी लेकिन एंड टाइम पे उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है और वो उसका पेपर रह जाता है, पेपर नहीं दे पाता। तो इस तरीके से राइटर करते 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 सस्पेंस भी क्रिएट करेगा, दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, वो बंदा खुद से लड़ रहा है, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और जब लास्ट एपिसोड में लास्ट सीन्स में जगह जाके आप देखेंगे, जब रिजल्ट उसका डिक्लेयर हो रहा होता है, तो मूवी के अंदर एक्टर शायद इतना परेशान ना हो, लेकिन आप यहाँ पे बैठे बैठे जब मूवी देख रहे हो तो आपको बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती है, आपको एक बड़ा सस्पेंस होता है कि अब इसका रिजल्ट आने वाला है, तो अल्लाह करे कि ये सिलेक्ट हो ही जाए। जब वो सिलेक्ट होता है तो आपको भी एक खुशी होती है, वो रिजेक्ट होता है तो आपको भी अफसोस होता है। वो सारे का सारा अफसोस या वो सारी की सारी खुशी या वो इमोशनल कनेक्शन जो आपका आपके हीरो के साथ, प्रोटैगनिस्ट के साथ बनता है, वो इसीलिए बनता है कि राइटर ने या स्टोरी लिखने वाले ने उसको इवेंट को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उस प्लॉट पे इतनी अच्छी मेहनत की है कि आपको एक इमोशनल कनेक्शन उसके साथ बन पाता है। तो बेसिकली पूरा लुब्बे लुबाब जो है प्लॉट का, कि प्लॉट के जितने भी इवेंट्स होते हैं जनरली स्टोरी के, वो जब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आते हैं तो वो हमारे पास प्लॉट बनते हैं, ठीक है। इनिशियली स्टोरी होती है, एक रॉ मटेरियल होता है, और जब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, उसके इवेंट्स का आपस में कनेक्शन होता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्लॉट बन जाता है। आई होप कि ये इतनी बड़ी डिस्कशन इनफ थी प्लॉट के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको प्लॉट के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया, एक आपको मैंने उसमें जितनी 2-3 एग्जांपल्स थी उसको आपको समझा दिया, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा पॉज लेते हैं ताकि आप भी बोर ना हो कि ये थोड़ी लिटरेरी डिस्कशन चल रही है ना, तो आप उसमें थोड़े तंग ना हो। तो हम देखते हैं कि फेडरल बोर्ड का क्या पर्सपेक्टिव है और फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन 3B है, आपसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3A में आपके पास पोइटिक एक्सट्रैक्ट था और 3B में आपके पास ये एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आता है। बेसिकली 2 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस है। जो स्टेटमेंट है फेडरल बोर्ड की, अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट, दिस पार्ट शेल कंसिस्ट ऑफ 2 जनरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स। अब वो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा भी कह सकते हो आप इसको, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट भी कह सकते हैं आप इसको, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी भी कह सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स जो आगे अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट स्टोरी लाइक सेटिंग, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, टोन एट्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। आई होप कि फेडरल बोर्ड का पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो ये स्लाइड है इसमें हम देखते हैं ये फ्रीटैग एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है। बेसिकली एक जर्मन राइटर थे गस्टव फ्रीटैग, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी जो स्टोरी होती है या कोई भी नैरेटिव है, उसके बुनियादी तौर पे 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो एलिमेंट होता है दैट इज़ एक्सपोजिशन। अब हम हर एक एलिमेंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सिर्फ आपको एक ये पिरामिड जो है मैं दिखा दूं कि सबसे पहले एक्सपोजिशन होता है। एक्सपोजिशन के बाद आपका राइजिंग एक्शन होता है, किस तरीके से इवेंट्स जो है वो आहिस्ता, जैसे एक स्टेयर्स चढ़ती है ना और एक टॉप पे आप जाके पहुंचते हैं, तो स्टेयर्स आपको इवेंट्स को आगे लेके जाती है और आप जो है वो उसके बाद क्लाइमेक्स के पोर्शन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है आपकी स्टोरी का। क्लाइमेक्स के बाद आपका जो है वो आफ्टर मैथ शुरू होता है, दैट वुड बी द फॉलोइंग एक्शन, और एंड पे रेजोल्यूशन होता है, आपकी स्टोरी जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो इस राइटर के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स किसी भी स्टोरी के या किसी भी नॉवल के या कोई भी, जनरली हम स्टोरी का वर्ड यूज़ करेंगे, अब प्लॉट भी कह सकते हैं, स्टोरी भी कह सकते हैं, उसके 5 एलिमेंट्स होते हैं। आई रिपीट, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलोइंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, जिसको हम डेन्यूमेंट भी कहते हैं। सो दिस वॉज द फ्रीटैग पिरामिड।
अब आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएगा तो आपने इसको फ्रेम कैसे करना है, आपने इसको लिखना कैसे। बेसिकली इसको मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और सबसे पहले आपने उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है क्लाइमेक्स पे, तो आपने कम से कम 3 से 4 लाइनों में ये बताना है कि क्लाइमेक्स बेसिकली होता क्या है। बेसिकली क्वेश्चन आपका कोई जनरल क्वेश्चन या होगा या किसी भी, लेकिन आपको ये पता है कि क्वेश्चन पूछा मुझसे क्लाइमेक्स के बारे में जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है, व्हाट इज़ क्लाइमेक्स एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेक्स इन एनी नैरेटिव वर्क। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने 3 से 4 लाइन्स में उसको डिफाइन करना है कि व्हाट क्लाइमेक्स इज़ ऑल अबाउट, व्हाट इज़ बेसिकली क्लाइमेक्स। ठीक है, उसके बाद आपने डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। अभी डायरेक्ट पॉइंट वाली बात जो है मैंने क्यों कही, क्योंकि बाज़ वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मोड़ लो के आता है। हाउ द क्लाइमेक्स अफेक्ट्स द होल स्टोरी, पूछना यही चाह रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है क्लाइमेक्स की और वो किस तरीके से स्टोरी में पूरा एक चेंज लेके आता है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले बता दिया कि क्लाइमेक्स क्या होता है और उसके बाद आपने पॉइंट पे आना है। जो क्वेश्चन किया है, जो उसकी स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली उसी का आंसर आपने 2 से 3 लाइन में उसका आपने आंसर करना है। ठीक है, और उसी चीज़ को थोड़ा सा ड्रैग करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने बाकी मज़ीद 3-4 लाइनों में। कलेक्टिवली आप 6 से 7 लाइनें इस पे लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट कि जिस एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात की गई है, जो स्पेसिफिकली बात पूछी जा रही है, ठीक है, टॉपिक मेरे पास हो गया क्लाइमेक्स का, लेकिन क्लाइमेक्स के बारे में ये पूछा गया कि क्लाइमेक्स किसी भी स्टोरी पे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जितना अच्छा क्लाइमेक्स होगा उतनी अच्छी स्टोरी होगी। अगर क्लाइमेक्स आपका वीक होगा तो इस तरह के आप बीच में एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो 6 से 7 लाइनें आपने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपने उसी पे आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद जिस भी टॉपिक पे वो क्वेश्चन आए उस पे आपने कोटेशंस जो हैं वो वहाँ पे लाजमी कोट करनी, 1 से 2 कोटेशंस। एक हो इनफ है, 2 लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कोटेशंस परेशान होने वाली बात नहीं कि अब आपको कोट्स याद करने पड़ेंगे, यू हैव टू क्रेम द कोट्स। आप इंटरनेट पे देखेंगे, आप चैट जीपीटी से उसको टॉपिक देंगे और आपको उसको कहेंगे सिंपलेस्ट मुझे इसके कोट्स बताएं, तो उनमें से कोई अपनी मर्ज़ी के 2 पिक करें और उनमें से वो 2 याद कर लें। तो टोटल अगर आप इनमें से 10-12 क्वेश्चंस बनाते हैं तो 12 और 12 24, आपके पास टोटल 24 आपने कोट्स याद करने और आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से वो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल आपने कोड करनी है। अब क्वेश्चंस में भी मैं डिस्कस करूँगा जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए। एग्जाम्पल आप कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आपने 14 से लिखनी है जो आपका जो स्टोरी है वहाँ से लिखनी है, या आपने सेकेंडरी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से लिखनी है। बट आई रिकमेंड कि आप लिखो उन्हीं से, जैसे सेकेंडरी के स्टूडेंट्स तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपका जो लास्ट पोर्शन है, जो आपका नॉवल का पोर्शन है, विलियम गोल्डिंग का जो नॉवल है, उसी में से क्वेश्चन बेसिकली उसी पर्सपेक्टिव से किया है। उसमें से क्वेश्चन नहीं है लेकिन उस पर्सपेक्टिव से किया होता है। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा कोई और एग्जांपल है, आप किसी और स्टोरी को, आपने जितनी भी स्टोरीज़ पढ़ी अपनी बुक में जितनी स्टोरीज़ पढ़ी, उनमें से अगर आपको कोई स्टोरी के पर्सपेक्टिव से अगर आप आंसर करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल कोड करना चाहते हैं, आप वहाँ से भी कोड कर सकते हैं। आप हैरी पॉटर से आंसर करो। आपने कोई भी आज तक कहानी पढ़ी, एक अच्छी सी, कुछ लोगों को बुक्स रीडिंग का होता है शौक तो बुक्स पढ़ते हैं, आप वहाँ से भी कोट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो आपकी कोर्स की बुक है ना, उस कोर्स की बुक में स्पेसिफिकली 14 से आप आंसर करें या आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से आंसर करें। एंड पे हम ब्लॉग बनाएंगे। इससे पहले जो आपको फ्री टैक्स पायरामिड दिखाया गया, इसी फ्री टैग पायरामिड को आप जो है वो पेपर में बनाएंगे। ठीक है, उन तस्वीरों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल वो ब्लॉब सा बनाएंगे और सिर्फ उसके 5 एलिमेंट्स के नाम लिख देंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये जब आपने 5 काम एक ही क्वेश्चन में करेंगे तो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि कॉम्पोजिशन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई है। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, और एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट बेसिकली 5 ही हैं। याद रखिए क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आता है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, डिस्कस एनी 2। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, बच्चों ने इसमें गलती की थी। तो एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट 5 ही हैं, जिसमें हमारे पास एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है, फॉलिंग एक्शन है और रेजोल्यूशन है। क्वेश्चन इसके अलावा भी आ सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन इज़ द टेक्निक दैट वी यूज़। जनरली आप कह सकते हैं कि उसका एलिमेंट है, लेकिन ये प्लॉट का एलिमेंट नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। बच्चे मैं बहुत सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो बच्चों को क्लास में ये चीज़ पढ़ाएं तो उनको बताएं कि बच्चों एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट 5 ही हैं। कैरेक्टराइजेशन एलिमेंट नहीं है, टोन एलिमेंट नहीं है, सेटिंग एलिमेंट नहीं है। आप उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है जी, सेटिंग जो है वो हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में नॉर्मली देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन हम जो है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखते हैं, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्सपोजिशन। येस यू कैन कनेक्ट, लेकिन अगर डायरेक्टली फीडबैक पिरामिड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक्सपोजिशन
राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन, यही एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट हैं। तो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जहन में बिठाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजिशन पे कि एक्सपोजिशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी कहानी मैंने आपके सामने लिख दी है ताकि आप इसको पॉज करके ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करें, आप इसको अच्छे से याद करें और बिल्कुल नहीं घबराना आपने, क्योंकि जो चीज़ आपको इसमें से सेंटेंस अगर आपको कोई मुश्किल लगता है तो उसको छोड़ दें सेंटेंस को। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने इसको एज इट इज़ क्रेम करना है, ठीक है। आप इसमें से कोई चीज़ कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे बेहतर आपके पास आंसर है तो दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, एक आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो जनरली मैं आपको समझाऊंगा इन स्लाइड्स में कि एक्सपोजिशन क्या है और ये एलिमेंट्स को समझा दूंगा। बाकी इनका स्क्रीनशॉट लें, इनके नोट्स बनाएं, अपने पास सेव करें और उनको आप याद कर लें, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एक अता शर्मा की एक कोटेशन लिखी है। एक्सपोजिशन सजेस्ट अ ग्रेट ट्रस्ट इन द रीडर एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट मेक्स अ बुक फील टेंडर। अब एक्सपोजिशन जो है वो एक्सपोजिटरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। किसी भी स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन जिसमें मौजूद होता है, दैट इज़ द एक्सपोजिशन। इफ़ यू रिकॉल द फ्री टेक्स्ट पिरामिड, पहली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। अब इस पोर्शन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं पढ़ के इसको बता देता हूँ, बाकी आप इसको मज़ीद तफसील में खुद से पढ़ लीजिएगा। एक्सपोजिशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ डिज़ाइंड टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन within a short story or novel to the reader. Writers utilize exposition to provide essential background for characters, plot and other narrative elements. अब ये वो पोर्शन होता है एक्सपोजिशन का, एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें इंट्रोडक्शन किसका होता है? इसमें स्टोरी का भी इंट्रोडक्शन होता है, इसमें कैरेक्टर्स का भी इंट्रोडक्शन होता है। जनरली आपका एक जो है वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले होता है ना, जैसे तमहीद बांधते हैं या एक पसे मंज़र सा बता रहे होते हैं, तो आप समझ लें ये एक्सपोजिशन का पोर्शन वो वाला पोर्शन होता है। स्टूडेंट्स, एक्सपोजिशन को समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक फ़र्ज़ी कहानी सुनाता हूँ एंड वहाँ से फिर मैं अपना जो पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वहाँ से समझाऊँगा। कहते हैं कि किसी ज़माने में एक बड़ा खूबसूरत सा गाँव था और उस गाँव के बारे में आसपास के इलाके में ये बात मशहूर थी कि यहाँ पे सबसे पहले सब्ज़ा उगता था, सबसे पहले बहार की आमद होती थी। ये गाँव अपनी हरियाली की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। दूर दराज से लोग यहाँ पे आते और यहाँ की ताज़ा सब्ज़ियाँ लेके शहरों में जाके बेचते थे। इसी गांव में एक छोटा सा घर था, एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें दो भाई अहमद और असलम रहते थे। अहमद छोटा भाई था और असलम बड़ा भाई था। अहमद 5वीं जमात का तालिब इल्म था जबकि असलम 10वीं जमात का तालिब इल्म था। अच्छा, यहाँ तक मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको जो मैं कहानी सुना रहा था, बेसिकली अभी मैंने कहानी शुरू ही नहीं की। अब कहानी शुरू करने से मुराद मेरी है कि कोई इवेंट तो आया ही नहीं। मैंने आपको बताया कि दिस स्टोरी इज़ अबाउट व्हाट, अबाउट अ विलेज। ऑब्वियसली आपको समझ आ गई कहानी एक गांव के बारे में। अच्छा, गांव की डिस्क्रिप्शन मैंने क्या दी, बड़ा खुशहाल था, हरियाली थी, लोग दूर दराज से यहाँ पे आके जो है वो सामान लेके या सब्जियाँ लेके शहरों में जाके बेचते थे क्योंकि यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ थी। तो ये मैंने गाँव के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दी, मैंने आपको सेटिंग समझा दी कि दिस स्टोरी इज़ पिक्चराइज इन अ विलेज। एक गाँव की एक मंजरकशी मैंने कर दी, ठीक है। अच्छा, उसमें दो कैरेक्टर्स भी मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए, एक अहमद था और एक असलम था। ये अहमद छोटा बच्चा था, असलम बड़ा बच्चा था, बड़ा भाई था। अहमद 5वीं जमात का तालिब इल्म था और असलम जो है 10वीं क्लास का तालिब इल्म था। अभी तक स्टोरी में कोई इवेंट नहीं आया, तो दिस पोर्शन इज़ बेसिकली द एक्सपोजिशन पोर्शन जिसमें हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा दोनों भाई यानी असलम और अहमद स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात उनके उस्ताद से हुई, ये पहला इवेंट आया स्टोरी में। यहाँ से हमारा राइजिंग एक्शन शुरू हो जाएगा, समझ आ रही है? तो राइजिंग एक्शन में आपके इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उस्ताद आया तो फिर क्या हुआ, उस्ताद ने उनको फ़लाँ काम कहा, फिर वो वहाँ गए तो उसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद वो हुआ, करते 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 स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। लेकिन एक्सपोजिशन के पोर्शन में हम सिर्फ स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके जो सेटिंग है वो स्टोरी कहाँ पिक्चराइज हो रही है, कहाँ की मंजरकशी है, सीन को समझाया जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली योर एक्सपोजिशन पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल मैंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से लिखी है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 14 से आंसर कर सकते हैं, या कोई भी उनके पास जो स्टोरी है, कोई भी एक स्टोरी अपने जहन में रखें और उसमें बता दें कि फ़लाँ स्टोरी जो है फ़लाँ राइटर की है। बहुत अच्छा है कि जिस स्टोरी को आप सेलेक्ट करें उसके राइटर का नाम आपको पता हो, क्योंकि एग्जाम्पल में आपने राइटर को हाईलाइट करना है, स्टोरी को एज इट इज़ हाईलाइट करना है जो उसका नाम है, तो उसमें एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सपोजिशन के बारे में आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सेकंड पोर्शन इज़ राइजिंग एक्शन। बेसिकली सेकंड एलिमेंट इज़ राइजिंग एक्शन। अब राइजिंग एक्शन जैसे कि मैंने कहा कि उसी स्टोरी को मैं प्रोसीड करता हूँ कि
एक मरतबा अहमद और असलम स्कूल जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात उनके उस्ताद से हुई। उनके उस्ताद उनसे मिलके बहुत खुश हुए क्योंकि पिछले गुज़िश्ता इम्तिहानात में असलम ने पहली जबकि अहमद ने अपनी क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। तो उस्ताद ने उनको मुबारकबाद दी और उनको मिठाई तकसीम किया, जो भी किया। ठीक है, मैं बड़ी एक वो देसी किस्म की जो पहले ज़माने की स्टोरीज़ जो थी वैसे स्टोरी बना रहा हूँ। तो बहरहाल तो यहाँ से इवेंट्स, पहले टीचर मिले, फिर टीचर ने उनको मुबारकबाद दी, फिर टीचर ने उनको मिठाई दी, उसके बाद बच्चे बड़े खुश हो गए। तो ये किस तरीके से एक जो है वो स्टोरी आगे प्रोसीड करिए। दिस इज़ योर राइजिंग एक्शन। द राइजिंग एक्शन इज़ द सेकंड ऑफ 6 एसेंशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्स विच 6 नहीं है उस्ताद जी, 5 हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, 6 नहीं है 5 है। ठीक है, विच कम्स राइट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्टोरी अदरवाइज नोन एज द एक्सपोजिशन, यानी कि बिल्कुल एक्सपोजिशन के पोर्शन के बिल्कुल बाद जो है वो हमारे पास राइजिंग एक्शन शुरू होता है। सम राइटर्स बिलीव दैट द सक्सेस ऑफ स्टोरी हिंग्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाइमैक्स बट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग राइजिंग एक्शन essentially the fuel that powers your narrative keeps it moving and prevents it from stalling. The climax will inevitably fall short or seem unbelievable. बताया गया कि बहुत सारे राइटर्स ये कहते हैं कि क्लाइमेक्स जो है वो स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, लेकिन जाहिर है जब आपके इवेंट्स इतने वीक होंगे तो आपका क्लाइमेक्स किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, मूवी देख रहे हैं आप, मूवी में क्लाइमेक्स के पोर्शन में जाके दो अशखास की आपस में लड़ाई होती है, प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट की आपस में लड़ाई होती है, लेकिन उससे पहले के इवेंट्स अगर जितने कमज़ोर होंगे आपको क्लाइमेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो राइजिंग एक्शन हमारे स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्लाइमेक्स के पोर्शन में जाके आखिरी किस्म में जाके हज़रत फोत हो गए, मेरे पास तुम हो में, मुझे उनका नाम नहीं पता, दानिश, हाँ दानिश फोत हो गए। लेकिन दानिश की फ़ोत होने पे आप रोई इस वजह से नहीं कि वो फ़ोत हो गया, रोई इसलिए कि वो जो पिछली किस्तों में जो एक कनेक्शन बना था आपका दानिश के साथ उस वजह से। तो वो इवेंट्स जो पिछली किस्तों में थे वो आपके राइजिंग एक्शन के इवेंट्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो राइजिंग एक्शन इज़ द हार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी, ये कॉन्फ्लिक्ट का दिल होता है। वेयर द कैरेक्टर्स फेस चैलेंजेस दैट शेप देयर जर्नी। कोई ऐसी स्टोरी, जैसे आपको मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी कि एक बंदा बहुत गरीब सा था और उसने बड़ी मेहनत की और उसके बाद एंड पे उसको सक्सेस मिली। तो ये पूरी मेहनत करने के जो दौरान है जिसमें पूरी फिल्म हुई बनी है बेसिकली, वो तो आखिरी सीन में जाके उसको शायद सक्सेस मिली है ना। तो पीछे पूरी स्टोरी जो है वो तो बैकबोन उसकी राइजिंग एक्शन थी। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। बाकी जो डिटेल है, एग्जांपल है, आप खुद से भी कोड कर सकते हैं और यहाँ से आप देख के उसको याद कर सकते हैं। आई होप कि राइजिंग एक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देन क्लाइमेक्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि अ स्टोरी रियली इजंट ट्रूली अ स्टोरी अंटिल इट्स रीचेज इट्स क्लाइमेक्स एंड कंक्लूजन। तो स्टोरी तब तक स्टोरी नहीं होती जब तक वो क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचती। ठीक है, अब जाहिर है कि एक बहुत सारे लोगों को लड़ाई झगड़े वाली स्टोरीज़ देखना बड़ा अच्छा लगता है। नॉर्मली बॉयज़ को इस तरह की स्टोरीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई स्टोरी देख रहे हैं और उसमें एक एंटेगनिस्ट है, एक विलन है, एक हीरो है, तो जाहिर है हीरो और विलन उसको तबाह करने की कोशिश कर रहा होता है। हीरो जो है वो जो भी उसका उस स्टोरी से रिलेटेड जो भी उसका इवेंट होता है उसके लिए, टारगेट के लिए वो कोशिश कर रहा होता है। एक वक्त आता है जब हीरो और विलन दोनों को आपस में जो है वो आमना सामना होता है। ठीक है, और वो बेसिकली जो है वो क्लाइमेक्स का आपका पोर्शन होता है। तो बेसिकली क्लाइमेक्स इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन और ड्रामा इन अ नैरेटिव्स प्लॉट। किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में, किसी भी प्लॉट में जो सबसे पीक पॉइंट होता है टेंशन का, वो आपका क्लाइमेक्स होता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं अक्सर यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दूंगा। एक तो क्रिकेट से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर क्रिकेट की एग्जांपल दी जाए, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, लेकिन अगर लास्ट ओवर में क्रिकेट की मैं एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान को अगर आखिरी बॉल पे 1 छक्का चाहिए, 6 स्कोर चाहिए। जब आखिरी बॉल जो है वो बॉलर करवाने के लिए आएगा तो हम बड़े सस्पेंस में होते हैं ना कि क्या होगा इस बॉल पे। सस्पेंस का भी एक एलिमेंट जो होता है, लेकिन डायरेक्ट एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो एक टेक्निक है। तो जब नसीम शाह साहब छक्का लगाते हैं, छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, बॉल हवा में होती है तो हम अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं। जो क्रिकेट लवर हैं वो चीज़ को बड़े अच्छे से समझ पाते हैं। कि जब वो अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और उनको होता है कि छक्का होगा या नहीं होगा, दोनों तरफ जो है वो एक सस्पेंस में वो रहते हैं। जैसी बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास आती है वो कैच भी हो सकता है। आपने अफगानिस्तान का शायद मैच देखो, पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो जब वो बिल्कुल उसके हाथ को छूती हुई जब पीछे गिरती है, छक्का हो जाता है, तो हम एकदम अपनी सीट से उछल जाते हैं। वो जो एक उछलने का मूवमेंट होता है दैट इज़ द क्लाइमेक्स। उस वक्त आप अपनी सीट से उठ जाते हैं। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन ऐसी की जाती है कि ये स्टोरी का वो पार्ट होता है जिसमें जो रीडर है वो उछल जाता है और वो टोटली इन्वॉल्व हो जाता है स्टोरी के अंदर।
जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं वो अक्सर स्टोरी ड्रामा देखते देखते ना बाज़ दफ़ा नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता, अच्छा खासा जो है ना वो अपने आप को नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, वो क्लाइमेक्स की वजह से होता है कि राइटर ने इतना अच्छे से इवेंट्स को पीछे क्रिएट किया होता है, रेजिग्नेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप स्टोरी में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि क्लाइमेक्स में आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है किसी भी स्टोरी में, आपकी मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टोरी में आपकी क्लाइमेक्स में होती है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मुझे मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान की मूवी थी जिसमें वो सिमरन जो है वो शायद शाहरुख खान ट्रेन पे जा रहा होता है और सिमरन जो है, मैं उसका क्लिप बल्कि लगाता हूँ यहाँ पे। शाहरुख खान जो है वो ट्रेन पे जा रहा होता है और सिमरन के बाबा उसकी इजाज़त नहीं दे रहे होते। तो एंड पे क्या होता है कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ने लगती है और जो सिमरन का हाथ अभी तक उसके बाबा ने नहीं छोड़ता, तो एंड पे बाबा उसके हाथ छोड़ते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो जा सिमरन जा, इस लड़के से ज़्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जब वो सिमरन भाग रही होती है ना, तब एक सस्पेंस क्रिएट होता है, हमें होता है कि अब तो ट्रेन चल रही है, अब पता नहीं सिमरन शाहरुख खान तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो उसमें ना हम लोग एज अ व्यूअर या एज अ रीडर तो नहीं कहूँगा, मूवी देख रहे होते हैं, तो हमें भी कोशिश होती है कि ये दो प्यासे दिल आपस में मिल ही जाएँ। तो उसमें क्या होता है कि जब वो एंड पे या बिल्कुल कुछ देर के बाद जब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको खींच के ट्रेन में लेके आ जाता है, तब हमें सांस में सांस आती है। तो देख रही होती है, हम स्टोरी में 100% इन्वॉल्व होते हैं, तो उस पोर्शन में आके वो क्लाइमेक्स का पोर्शन होता है। याद रखिए, क्लाइमेक्स से थोड़ा पहले राइटर इंटेंशनली जो है वो सस्पेंस क्रिएट करता है, और जितना अच्छा आपका सस्पेंस हो। अब यहाँ पे देखें ना, जब वो सिमरन भाग रही होती है और ट्रेन से उसका हाथ भी बाहर होता है, वो भी ट्रेन जंजीर वैसे खींच सकता था, लेकिन बस वो मूवी है ना, तो वो जब उसके लिए उधर हाथ बाहर किया होता है, यहाँ से वो जाना चाहती है, तो ये पूरे का पूरे जो सीन है सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है। करते 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 जब वो दोनों मिल जाते हैं, तो हम लोग भी उसमें होते हैं कि हम लोग उसमें स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें भी एक साई ऑफ रिलीफ जो है वो मिलता है। तो दिस इज़ बेसिकली क्लाइमेक्स। मैंने बड़ी हकीकत पसंदाना आपको मैंने एग्जांपल से दी। आई होप कि जो बच्चे ज़्यादा परेशान थे कि ये टॉपिक मुश्किल है, तो अब उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जांपल्स आप खुद से कोट कर सकते हैं। देन एंटी क्लाइमेक्स के बाद मेरा नहीं ख्याल कि स्टोरी में कुछ ज़्यादा बचता है। क्लाइमेक्स के बाद जो है वो एंटी क्लाइमेक्स से मुराद उसके बाद का जो पोर्शन होता है, जो भी क्लाइमेक्स का आफ्टर मैथ होता है। The term anticlimax is derived from the Greek word antiklinos, meaning beyond the climax. In literature and drama, the anticlimax is scene that comes after the climax of the play or a story. बस ये मोटी मोटी बात ये है कि उसके बाद का जो पोर्शन बचता है और जो थोड़ा बहुत एग्जैक्टली उसके बाद होता है। अगर आपको प्रोग्रेस का याद हो, द प्रोग्रेस आपकी फर्स्ट ईयर की जो प्रीवियस बुक थी, उसमें एक स्टोरी थी जिसमें मिसेस मेल्डन जो है मिस्टर कोरी के बैक पे जो है वो छुरा मारती है, वो छुरा जो उसको खुबा देती है, तो दैट वाज द क्लाइमेक्स मोमेंट कि हम भी कहते हैं ये इसने क्या कर दिया। वी वर शॉक्ड टू एट दैट मोमेंट। लेकिन उसके बाद जब उसको समझ आती है मिसेस मेल्डन को, तो वो थोड़ा पीछे खड़ी होती है और वो कहती है ये मैंने क्या कर दिया। तो दैट वाज बेसिकली द एंटी क्लाइमेक्स। तो एंटी क्लाइमेक्स पे बहुत लंबी कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होगी। फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके जो है यहाँ लिख दिया। एंटी क्लाइमेक्स क्वेश्चन वैसे पेपर में नहीं आता, आप समझ लें, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, लेकिन आप याद कीजिएगा, मुझे बाद में बदवाना देना अगर पेपर में आ गया तो। देन रेजोल्यूशन, अगेन रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली स्टोरी रिजॉल्व हो जाती है, अपनी एंडिंग की तरफ जाती है। बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखा कि अगर कोई रोमांटिक स्टोरी है या कोई लव के थीम पे अगर कोई स्टोरी बनी है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो उसमें जब वो उनकी शादी हो जाती है एंड पे, वही उनकी स्टोरी के हासिल पे इंडियन मूवीज़ में, पाकिस्तानी मूवीज़ में ये होता है। माजरत के साथ कोई बच्चा इसको नेगेटिव वे में ना ले, हमारी मूवीज़ में यही एक टॉपिक रह गया और तो कुछ रह नहीं गया। तो एंड पे जो है फिर वो बाज़ दफ़ा स्टोरीज़ में आपने देखा आता है कि आफ्टर 6 ईयर्स या आफ्टर 2 ईयर्स तो इनके जो है ना वो माशाल्लाह बच्चे भी हुए होते हैं, मुन्नी मुन्ना और बंटी बंटा जो भी उनके नाम होते हैं, तो वो भी आते हैं। तो बेसिकली वो रेजोल्यूशन है कि उसके बाद जो है वो उनके कुछ अर्से के बाद बच्चे भी हो गए और दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ और बड़े खुश हैं, और इस तरीके से करके जो आपकी मूवी ख़त्म हो जाती है। मुन्ना ने चिंकी से यानी सुमन से शादी कर ली। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद सर्किट ने भी शादी कर ली। ये उसका बेटा है, सभी से प्यार से शॉर्ट सर्किट बुलाते हैं। तो इस तरह की टिपिकल मूवीज़ हम लोग पहले देखते हैं। अब थोड़ी सी शायद थीम्स चेंज हुए हैं, लेकिन ऐसी ही स्टोरियाँ एंड पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। ठीक है, तो ऐसी मूवीज़, तो ये बेसिकली रेजोल्यूशन का पोर्शन है जो कि उसका एंड का पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आई होप कि मैंने बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल्स दे के आपको ये टॉपिक समझाया, एंड
प्लॉट ऑफ एलिमेंट के बारे में यू आर वेरी मच क्लियर। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। टोन पे क्वेश्चन हो सकता है, सेटिंग पे क्वेश्चन हो सकता है। आई विश के मुझे थोड़ा सा और टाइम मिले, अगर मिला तो मैं इंशाल्लाह उन पे भी कभी डिस्कशन कर लूँगा। लेकिन उस तरह की चीज़ों पे जो टेक्निक्स हैं, तो आपने इन एलिमेंट्स के अलावा भी सेटिंग, करेक्टराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, सस्पेंस, इन चीज़ों पे क्वेश्चन जो है वो लाजमी प्रिपेयर करने हैं। आपके क्वेश्चन से मेरे पास सबसे पहले जो है वो मज़र अली 6772 की तरफ से क्वेश्चन था कि क्या पेपर में हमें प्ले का प्लॉट ही लिखना, आई मीन किसी नावल या किसी चैप्टर का नहीं लिख सकते, आप जहाँ से मर्ज़ी लिखें। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि आप जहाँ मर्ज़ी से इसकी एग्जांपल लिखें। लेकिन आई रिकमेंड कि आपके पेपर में आपकी बुक में जो एक स्टोरी मौजूद है, जैसे 14 है या लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है सेकेंड ईयर में, आप वहीं से आंसर करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप उसकी एग्जांपल कहीं से भी कोट कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड रीडर, यू हैव एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट स्टोरीज, तो यू कैन कोट देयर। देन दूसरा मुझे कमेंट आया इनायतुल्लाह हक की जानिब से, सर फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ प्लॉट एंड इट्स एलिमेंट्स, देन इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज विल बी आस्क्ड। तो मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दिया कि प्लॉट क्या होता है और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देन ब्लैक शैडो ने मुझसे पूछा, डियर सर आई एम अनएबल टू फिगर आउट द क्लाइमेक्स इन 14, द राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ब्ला ब्ला। आई मीन why we have to be so precise with the story elements, their layout, like the procedure of chemistry. I mean it's literature after all, not science. अच्छा, मैं यहाँ पे ये आंसर करूँगा। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन की क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा आप उस वजह से कंफ्यूज थे, और जब आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो क्वेश्चन से, ऑफेंड भी होते हो आप क्वेश्चन से। तो आई होप कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्सपोजिशन क्या होता है, राइजिंग एक्शन क्या होता है। नाउ दिस इज़ योर टास्क to find out all the elements, 5 elements from the story 14. मुझे उम्मीद है कि आप उसमें से खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपको वो नहीं मिलते तो आप मुझे दोबारा कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से जो है वो वहाँ पे आई डोंट नो कि करेंगी या करेंगे, क्योंकि ब्लैक शेडो है, ये ब्लैक शेडो मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है। बहरहाल तो आप मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे फिर बता दूँगा। लेकिन आई होप कि जितना मैंने डिटेल में आपको चीज़ समझाई है आपको समझ आ गई होगी। Then we have Muhammad Zahir. Yes, Muhammad Zahir 7931. What kind of question will it be? Will we have to define those elements or explain them for a story? Explain everything from the base, sir. बिल्कुल मैंने कोशिश तो की आपको बेस से समझाऊँ। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये आते हैं, व्हाट इज़ प्लॉट, राइट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट। आपकी अपनी मर्जी के आपने लिखने होते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। व्हाट इज़ क्लाइमेक्स, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेक्स इन एनी नैरेटिव वर्क, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा जैसे मैंने आपको क्वेश्चन को एक फ्रेम करके बताया कि हाउ क्लाइमेक्स इफेक्ट्स द ओवरऑल स्टोरी, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बेसिकली आपने सिर्फ अगर थोड़ा सा उन्हें मोल्ड किया होगा तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो उसका टॉपिक क्या है, वेदर द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द क्लाइमेक्स, द एक्सपोजिशन, द फॉलिंग एक्शन। तो आपने उसका जब टॉपिक आपको पता चलेगा तो उस टॉपिक में रहते हुए आपके लिए आंसर करना आसान होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन किया है जनाब सानिया नूर ने, और वो पूछते हैं, सर प्लीज़ ये बता दें कि अगर हम जैसे बटरफ्लाई यूनिट है, अगर इसकी फुल यूनिट का प्लॉट एज अ प्रैक्टिस बनाना चाहें तो इसमें हम कैसे करेंगे, मींस एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स। वही बात मोर और लेस जो पीछे मैंने आंसर किया कि अब क्योंकि पहले आपको चीज़ें नहीं पता थी एक्सपोजिशन क्या होता है, क्लाइमेक्स क्या होता है, अब क्योंकि आपको ये पता चल गया तो अब आप किसी भी स्टोरी से ये एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज़ बड़ी फ्लैट स्टोरीज़ होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं दूंगा कि आप बाज़ मूवी देखते हैं, आप कहते हैं बेकार मूवी थी। क्यों बेकार मूवी थी? क्योंकि आपको उसके इवेंट्स पसंद नहीं है, यानी उसका राइजिंग एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। क्लाइमेक्स ऑल दो उसमें क्लाइमेक्स था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया क्लाइमेक्स। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके जो या तो स्टोरी अच्छी हुई होगी, कैरेक्टराइजेशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसको अच्छे से परफॉर्म ही नहीं किया गया, ठीक है। जब हम ड्रामाटाइज करते हैं जब किसी भी स्टोरी को, तो उसको एक्टर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेसिकली एक्टर्स ही होते हैं जो स्टोरी को निभाते हैं। अगर वो अच्छे से एक्टिंग नहीं करेंगे तो हमें स्टोरी तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। तो अब आपको एलिमेंट्स पता चल गए प्लॉट के, तो अब आई थिंक यू कैन फाइंड ऑन योर ओन। अगर फिर भी आपको इश्यूज हैं तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बाद भी शायद कुछ क्वेश्चंस आए हों, लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो भी बनानी थी तो जो मेरे पास अवेलेबल क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर कर दिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अनाउंसमेंट कुछ करनी थी। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियोज़ में शायद बताया, और मैंने 1-2 पोस्टर्स भी आपके साथ शेयर किए कि इंडिविजुअल एकेडमिक सपोर्ट इज़ अवेलेबल। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ाहिर कमेंट कर रहे होते हैं, पूछ रहे
होते हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि आप ऑनलाइन सर्विसेज या आप जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। येस, आई डू प्रोवाइड। अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप, मेरा नंबर आपके पास है, आप वहाँ से मुझसे पता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है मेरा नंबर, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करें। फील फ्री टू कमेंट फॉर एनी क्वेश्चन। आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाए, जितना अच्छे से आपको उसको आंसर किया जाए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, अगर आप वहाँ से आपको आंसर सही से नहीं मिल पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और शेयर द वीडियो विद पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ आई तो आप उसको लाजमी लाइक करें, ताकि उससे एक मोटिवेशन होती है, और उससे जब हम नेक्स्ट वीडियोज़ बनाते हैं तो उसमें एक मोटिवेशन का एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद होता है। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो यहाँ पे तो शायद मेंशन मैंने नहीं की, स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, ड्यू टू सम इश्यूज़, मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ फ़िलहाल नहीं शेयर कर रहा। ऑल्दो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच भी किया, कुछ टीचर्स ने भी अप्रोच किया, लेकिन देर आर सम इश्यूज़ जिसकी वजह से मैं उसको फ़िलहाल नहीं कर पाता। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी तरतीब बनी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल दीज वर सम ऑफ द अनाउंसमेंट्स। आई होप कि एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट द टॉपिक, अबाउट द अनाउंसमेंट। आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी क्यूरी, भी कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है तो द कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज़ देयर, आप वहाँ पे कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल बी देयर एंड आई विल बी आंसर योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।